बताएंगे आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं अच्छे से? आं महोदय सम्यक् दृश्यते एव। चलिए ठीक महोदय। है। हाँ, जहाँ भी आप लोगों को समस्या हो स्क्रीन वगैरह में, वहाँ आप सभी में से कोई भी बता देंगे, ठीक है। और कमेंट्स वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे कोई प्रश्न होगा तो, क्योंकि मैं वहाँ जा कर के देख नहीं पाऊँगा, है ना, क्योंकि मेरा फोकस पूरा स्क्रीन के ऊपर है अभी। चलिए ठीक है, तो आज नेट जेआरएफ कोड 25 के लिए आज हमारी दूसरी डेमो क्लास है ये। और आप सभी के कथन के अनुसार ही हमने विषय क्या रखा है, समास का रखा है। और इसमें समास जो हम पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही रखा गया है। और मैंने समास प्रकरण में से भी क्या है, सभी सूत्रों का ग्रहण नहीं किया है ना। मैं तत्पुरुष समास को आज आप सभी को पढ़ाऊंगा। तत्पुरुष समास के अंदर भी मैंने सभी सूत्रों को नहीं लिया है, मैंने आसान आसान सूत्रों को लिया है, ताकि क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार नेट वगैरह की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो उनको कठिन ना लगे, उनको पाठ जो है वो समझ में आए, ये मेरा उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग आसान आसान से कक्षा को शुरू करेंगे, है ना, सीधा कठिन पर नहीं जाएंगे। तो आप सभी ऐसा मत सोचिएगा इस पीडीएफ को देख करके कि इसमें काफ़ी सारे सूत्र और काफ़ी सारी टीका टिप्पणी इसमें से गायब है ना। मैंने एक आसान तरीका लिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। और ये सब अभी शाम को ही बैठ करके मैंने टाइप किया है, तो हो सकता है इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ भी हों, ठीक है। तो उन गलतियों को भी नज़रअंदाज करना है, बस हमें भावार्थ समझना है कि समास क्या है। इसके अंदर हमें पूरा आज प्रयत्न करना है कि हम इसके अंदर प्रवेश कर जाएं, ठीक है जी। चलिए अब हम कक्षाओं को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, समास, है ना। तो समास के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि समास किसे कहते हैं, ठीक है जी। समास किसे कहते हैं इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने बचपन से ही हिंदी में भी समास पढ़ा होगा, अब आज संस्कृत में समास पढ़ लीजिए। तो समास का मोटा मोटा अर्थ हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदों का मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी इसी बात को कह रहे हैं कि अनेक पदानाम, अनेक पदों का एक पदी भवनम समासः, एक पद हो जाना ही समास कहलाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक जब पद होते हैं और वो मिल करके एक हो जाते हैं, इसी को समास कहते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया गया है, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च बराबर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, ठीक है। तो ये एक दो तीन चार शब्द थे, चारों को मिला करके एक शब्द बन गया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, समास कहते हैं, ठीक है। इसमें आप सभी को कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे समास के लिए एक और पंक्ति आती है, बड़ी प्रसिद्ध है, समसनम समासः, ठीक है। समसनम समासः, इसका क्या अर्थ होगा, समसनम अर्थात संक्षिप्त रूप को ही क्या कहते हैं ना, समास कहते हैं, ठीक है। जब पदों का संक्षेप हो जाता है, काफ़ी सारे पद होते हैं और उन्हीं का क्या होता है, संक्षेप कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं, है ना। अब संस्कृत का जो हर एक पद होता है ना, उसी में उसका अर्थ छिपा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि संक्षेप करना, ऐसा तो कुछ इसमें आया ही नहीं, फिर मैंने अर्थ कैसे निकाल लिया कि संक्षेप करने को ही समास कहते हैं, है ना। तो देखिए, हर एक शब्द जो होता है ना संस्कृत में, वो व्याकरण की सिद्धि प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध किया जाता है, ठीक है। संस्कृत में उसी शब्द को पद, इसकी मान्यता तभी मिलती है जब वो व्याकरण की सिद्धि प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध होता है, जब उसमें धातु प्रत्यय इत्यादि का अच्छी प्रकार से योग करते हैं, तब जाकर के एक शब्द सिद्ध होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और सिद्ध हो जाने के बाद ही उन पदों का लोक में प्रयोग करते हैं, है ना। संसार में जो और शब्द हमें दिखाई पड़ते हैं, टिंकू मिंटू चिंटू बबलू डबलू, तो ये पद जो होते, ये जो शब्द होते हैं ना, ये हिंदी की बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द नहीं हैं, क्योंकि इसमें धातु प्रत्यय इत्यादि आप ढूंढते रह जाएंगे, आप लोगों को मिलेंगे नहीं, है ना। अब माता पिता भी थोड़े से अज्ञानतावश बच्चों के नाम ऐसे ऐसे रख देते हैं, है ना। हमारे बनारस साइड में तो और ज़्यादा
लड़की जो होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, तो उनका नाम लपकनिया जपकनिया है, भगवान पता नहीं क्या क्या रख देते हैं लोग। ठीक है, ऐसे ही संबोधन करते करते फिर वही उनका नाम पड़ जाता है। तो अलग अलग प्रकार से किसी का नाम बम रख दिया जाता है गांव में, किसी का नाम पता नहीं क्या क्या रख दिया जाता है। ठीक है, तो इन शब्दों को पद नहीं कहेंगे। पद किसे कहेंगे? जो संस्कृत निष्ठ शब्द होंगे, जो व्याकरण से सिद्ध होंगे, उन्हीं को पद कहते हैं। इस पद शब्द का आगे उपयोग होने वाला है, इसीलिए मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दूं, एक जगह विस्तार से बता देता हूं, आगे फिर संक्षिप्त रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो समसनम समासः, इसमें देखिए दो शब्द हैं, सम और असनम। ठीक है, सम और असनम। तो इसमें क्या है, सम क्या है, एक उपसर्ग है। ठीक है, और ये जो असनम है ये धातु का एक स्वरूप है। तो असनम में देखिए असुक्षेपणे ऐसी धातु है। ठीक है, असुक्षेपणे, और ये जो असुक्षेपणे जो धातु है ना, ये फेंकने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। ठीक है, फेंकता है ऐसे अर्थ को ये प्रकट कराती है। तो जब ये असुक्षेपणे धातु से पहले जब ये सम उपसर्ग आता है ना, सम, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षिप्त, ऐसा अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, सम उपसर्ग है, असुक्षेपणे धातु है, जिस धातु का अर्थ फेंकना था वही क्या हुआ, सम उपसर्ग के कारण से क्या परिवर्तन हो गया उसमें, फेंकना अर्थ से हट करके सीधा का सीधा क्या अर्थ आ गया, संक्षिप्त करना, ऐसा अर्थ आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से समसनम का मतलब क्या हो गया, संक्षिप्त रूप प्रदान करना, है ना। पदों का संक्षिप्त हो जाने को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ऐसे मैंने एक पद का आप लोगों को बताया, ऐसे ही जितने भी पद होंगे ना, व्याकरण निष्ठ पद होंगे, सभी का इसी प्रकार से अर्थ निकाला जाता है, धातु प्रत्यय अलग अलग करके, फिर उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है इत्यादि। ठीक है, तो आइए अब हम लोग विस्तार न करते हुए सीधा अपनी बात पर चलते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि अनेक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है, अथवा पदों का ही संक्षिप्त रूप हो जाना, इसको हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, दो चीजों को हमने अब तक पढ़ा। अब आगे एक और चीज जानिए, संधि और समास में अंतर क्या होता है। क्योंकि संधि में भी आप सभी जानते होंगे मेल होता है ना। संधि में भी क्या होता है, मेल होता है। समास में भी क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। लेकिन संधि और समास में अंतर क्या है, बहुत छोटा सा अंतर है कि संधि में वर्णों का मेल होता है। ठीक है, संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। ध्यान रखेंगे, संधि में वर्णों का मेल होता है। जैसे गण जमा ईशः, है ना, तो यहाँ पे ण में जो अ है और ये जो ई है, अ जमा ई मिल करके ए बन गया गणेशः, इस प्रकार से शब्द बन गया। तो यहाँ पर क्या है, संधि हो रही है ना। जहां पर वर्णों का मेल हो मतलब समझ जाइए वहां पर समास नहीं है, अपितु वहां पर संधि है। ठीक है, अब आगे यहाँ क्या है, समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है। ठीक है, पदों का मेल, जैसे गंगा याह जलम, है ना, गंगा याह जलम, गंगा याह जलम दो पद थे, तो इनका संक्षिप्त होकर के एक पद बन गया। तो यहाँ पर क्या है, गंगा याह भी एक पद है ना। ये गंगा शब्द के षष्ठी विभक्ति का रूप है ना, इसमें भी धातु प्रत्यय इत्यादि हैं। और जलम शब्द भी क्या है, व्याकरण के द्वारा बनाया गया शब्द है। तो ये दो पद हैं, दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, इसी को कहते हैं समास। ठीक है, तो समास के विषय में आप सभी समझ गए होंगे कि समास मतलब पदों का मेल, पदों का एक हो जाना, इसी को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है जी, इतना आप सभी को समझ में आ गया। एक बार कमेंट में बताइए शीघ्रता से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शीघ्रता से बताइए कमेंट में, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिए। जी महोदय। सोना नहीं है किसी को भी? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समास के क्रम में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और प्रश्न आता है कि समास कितने हैं, है ना, समास कितने हैं। तो ये एक श्लोक है बड़ा प्यारा सा, इस श्लोक में एक छोटी सी कहानी भी है और कितने समास होते हैं इसका भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो एक बहुत गरीब व्यक्ति होता है, तो वो राजा के पास जा करके ना अपनी गरीबी का वर्णन करता है कि महाराज मैं कितना गरीब हूँ, है ना। वह व्यक्ति कितना गरीब है इसका वर्णन राजा के समक्ष जा करके करता है। क्या बोलता है वो, द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम, है ना, तो बोलता है अहम
अर्थात हे राजन, यहाँ पर जो है ना पुरुष अर्थात हे राजन, अहम मैं, द्वंद्वः मैं तो द्वंद्व हूँ, मतलब हम लोग जोड़े हैं, मतलब हम लोग पति पत्नी का एक हमारा जोड़ा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द्विगु अपि, मैं द्विगु भी हूँ। द्विगु का मतलब क्या होता है, मेरे पास दो बैलों का एक जोड़ा है, ठीक है। एक तो हम लोग द्वंद्व हैं, पति पत्नी है ना, मैं और मेरी पत्नी एक द्वंद्व है, और एक द्विगु, एक मेरे पास दो बैलों का एक जोड़ा है, ठीक है। और क्या है, मद गेहे, मेरे घर में क्या है ना, नित्यम, नित्य ही मतलब हमेशा क्या होता है ना, अव्ययी भाव है ना। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले है व्ययी। व्ययी का मतलब क्या होता है, व्यय करने का। भाव का मतलब स्वभाव, मतलब रुपया पैसा खर्च करने का स्वभाव। लेकिन मेरे घर में क्या है ना, अव्ययी भाव, अर्थात मेरे घर में धन इत्यादि खर्च करने का स्वभाव नहीं है। मतलब मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं है जिसे मैं खर्च कर सकूं, ठीक है। तो दो पंक्तियों का अर्थ आ गया कि हे राजन, मैं और मेरे पत्नी एक द्वंद्व हैं, और एक मेरे पास ये दो बैलों का जोड़ा है, और मेरे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं जिसे मैं खर्च कर सकूं, ठीक है। तो तत्, तो कह रहे हैं कि हे राजन, इसीलिए तत् अर्थात ऐसा, कर्म धारय, मुझे वह कर्म धारण करा दो, मुझे ऐसा कर्म धारण करा दो, ये न अहम श्याम बहुव्रीहि, ये न अहम जिससे मैं बहुव्रीहि श्याम, अर्थात बहुत सारे धन धान्य वाला हो जाऊं, ठीक है। तो बड़ा आसान सा इसका अर्थ है कि मैं बहुत गरीब हूं, पति पत्नी का एक हमारा जोड़ा है और एक मेरे पास बैलों का जोड़ा है, मेरे घर में पैसे खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बचते हैं, इसीलिए मुझे ऐसे कर्म को धारण कराओ जिससे मैं बहुत सारे धन धान्य वाला हो जाऊं, ठीक है। तो इस श्लोक में क्या है, एक देखिए द्वंद्व समास का नाम आ गया, दूसरा द्विगु समास का नाम आ गया, तीसरा अव्ययी भाव समास का नाम आ गया, चौथा तत्पुरुष का नाम आ गया, और पांचवा कर्मधारय का नाम आ गया, और छठा क्या है, बहुव्रीहि का नाम आ गया, है ना। तो एक ही श्लोक में 6 समास का उल्लेख यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है जी। अब ये मैंने आप सभी को एक ऐसे ही दृष्टांत बताया था, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं मुख्य विषय पर। समास कितने हैं, जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है 5 समास होते हैं, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 समास होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 समासों का उल्लेख किया गया है मुख्य रूप से, तो आपको हमेशा 5 समास होते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी ही हमारे कोर्स में लगा हुआ है। अब देखते हैं ये 5 समास कौन कौन से होते हैं शॉर्टकट में, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहला है अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव समास है, तो इसके लिए सामान्य रूप से एक लाइन में इसका जो अर्थ है इसको भी हम लोग समझते हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रायेण पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, ठीक है। जहां पर क्या होता है, प्रायः करके पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है। अब समास में देखिए 2 पद होते हैं, है ना। एक होता है पूर्व पद, जो लेफ्ट साइड में होता है उसे कहते हैं पूर्व पद, है ना। जैसे यहाँ पर है राज्य पुत्र में, ये जो राज्य है ये है पूर्व पद, लेफ्ट साइड वाला पूर्व पद और राइट साइड वाला उत्तर पद, ठीक है। तो अब इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बार बार आएगा कि जहां पर क्या है पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे ही क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अव्ययी भाव समास का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, अर्थात कृष्ण के समीप। हमें इतना बड़ा शब्द जब वाक्य में प्रयोग करना हो तो हम उसके स्थान पर उपकृष्णम ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उपकृष्णम, तो यहाँ पर उप जो है ना, उप जो है ये अव्यय है और ये समीप अर्थ का बोध करा रहा है ना। तो इसीलिए क्या है, इसकी प्रधानता है ना। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी किस पद में किसकी प्रधानता है इसका निरीक्षण करने के लिए एक प्रयोग भी करते हैं कि उस पद को आप धातु के साथ जोड़ दो, ठीक है।
आप उस पद को धातु के साथ जोड़ दो, जिस पद का धातु के साथ में संबंध होगा क्रिया के साथ में, वही पद प्रधान माना जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ हम लोग बोलते हैं कृष्णस्य समीपम गच्छति। ठीक है, कृष्णस्य समीपम गच्छति, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण पद की प्रधानता नहीं है, अपितु वहाँ पर समीपम इसकी प्रधानता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर उप जो पूर्व पद है इसकी प्रधानता मानी जाती है। ठीक है, एक मिनट कोई आ गया। आगे हम लोग चलते हैं दूसरे समास पर। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के विषय में क्या कहते हैं कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान। ठीक है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, तो इसके लिए ये वाला एग्जाम्पल है कि राज्य पुत्र है ना, राज्य मतलब राजा का पुत्र, इसको हमें कहना हो तो क्या कहेंगे, राजपुत्र। राज्य पुत्र अर्थात राजा का पुत्र, इतना बड़ा हमें कहना हो तो क्या कहेंगे, संक्षिप्त में राजपुत्र। ठीक है, तो राजपुत्र हमें क्या है, पुत्र शब्द की प्रधानता है ना। राजपुत्र जो शब्द है इसमें राजा की तो प्रधानता नहीं है ना, इसमें पुत्र की प्रधानता है, इसीलिए कहते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अब किसी ने ऐसे बोला कि भाई जो राजा के जो बेटे हैं ना उनको बुलाओ, है ना, राजपुत्रम आनय। ठीक है, उसको ले आओ, तो क्या आप राजा को उठा करके ले जाएंगे अथवा पुत्र को उठा करके ले जाएंगे, है ना, तो हम राजा को नहीं ले जाएंगे अपितु राजा के पुत्र को लेकर के जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर पुत्र की प्रधानता है अर्थात उत्तर पद की प्रधानता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है, आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा ये सब। बहुव्रीहि समास पर आते हैं, तो बहुव्रीहि समास में कहते हैं कि इसमें पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती और इसमें उत्तर पद की प्रधानता भी नहीं होती, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, एक दूसरा ही पद होता है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है। जैसे एक उदाहरण दिया गया पीतांबरः, है ना, तो पीतांबरः अर्थात पीतानी अंबराणी यस्य सह पीतांबरः, है ना। पीत का मतलब होता है पीले और अंबर का मतलब होता है कपड़े, है ना। पीले कपड़े हैं जिसके, ऐसा वह कौन है, श्री कृष्ण है। ठीक है, तो पीतांबरः इस पद में पीत शब्द भी प्रधान नहीं है और जो अंबर पद है यह भी प्रधान नहीं है। प्रधान कौन हो गया, कोई अन्य ही हो गया, श्री कृष्ण हो गए, इसीलिए यहाँ पर अन्य पद प्रधान होने से बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं चौथे नंबर के समास पर। चौथा नंबर है द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास के लिए कहा जाता है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान, है ना। इसमें क्या होता है, उभय अर्थात दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें पूर्व पद के अर्थ की भी प्रधानता होती है और उत्तर पद के अर्थ की भी प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ, है ना, तो राम लक्ष्मणौ वनम गच्छतः, है ना, राम लक्ष्मणौ वनम गच्छतः, अगर ऐसा वाक्य आता है तो इसमें राम भी वन जा रहे हैं, लक्ष्मण भी वन जा रहे हैं, इसीलिए क्या है, यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता है, दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, चार मुख्य समास हो जाते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो इन चारों समासों से ही अलग हो, है ना, जो इन चारों समासों से ही अलग हो, ठीक है, उसी को कहते हैं केवल समास। ठीक है, केवल समास का मतलब क्या कहा गया, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, ये विशेष संज्ञा से जो है ना मुक्त होता है। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कहते कि इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है अथवा इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, ऐसा कथन केवल समास के लिए नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं होती। इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वागर्थौ जमा इव वागर्थाविव। ठीक है, ये रघुवंश महाकाव्य का प्रथम श्लोक है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, तो इसमें वागर्थाविव जो पद है इसको वागर्थौ जमा इव इस प्रकार से तोड़ करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ना इसमें तत्पुरुष समास है, ना इसमें अव्ययी भाव समास है, ना इसमें बहुव्रीहि, ना इसमें द्वंद्व, तो ये किसी भी समास में न होने के कारण से केवल समास के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, तो आप सभी ने इन समासों को पढ़ा और आप सभी एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, इन सभी ये जो समास के जो
संक्षिप्त रूप से जो इसका अर्थ इसमें बताया गया, इसमें सभी में क्या है, प्रायेण शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, आप सभी ने ध्यान दिया होगा। ठीक है, प्रायेण अर्थात प्रायः करके, यहाँ भी प्रायेण, यहाँ भी प्रायेण। तो इसका अर्थ क्या होता है, जैसे अव्ययी भाव समास का ही मैं एक एग्जाम्पल आप सभी को लेकर के बताता हूँ। अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होगा, पूर्व पद की प्रधानता होगी। जैसे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, यहाँ पर उप शब्द की प्रधानता होगी। ठीक है, लेकिन 100% 100% ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, व्याकरण में ही कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर अव्ययी भाव समास होता है लेकिन वहां पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसे अपवाद शब्द भी मिलते हैं जहां पर अव्ययी भाव समास होता है लेकिन पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती और पूर्व वाला पद अव्यय भी नहीं होता। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता देता हूं, केवल इसी का बताना है। एक उदाहरण है उन्मत्त गंगम, है ना, उन्मत्त गंगम। ठीक है, तो इसका विग्रह करते हैं कि उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, है ना, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे स उन्मत्त गंगम। ठीक है, तत् उन्मत्त गंगम। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा कोई देश है, कोई स्थान विशेष है जहां पर जो गंगा नदी है ना, उन्मत्त होकर के बह रही है, मतलब बहुत ही तीव्र गति से, बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर आ चुकी है। उसी चीज को कह रहे हैं कि यहाँ गंगा नदी एकदम उन्मत्त होकर के, एकदम उफान उसका चढ़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से नदी बह रही है। तो आगे जब आप लोग व्याकरण में गहराई से जाएंगे तो ऐसे ऐसे उदाहरणों को भी देखना होगा। तो देखिए, उन्मत्त गंगम में क्या है, पूर्व पद की प्रधानता नहीं है और पूर्व वाला पद जो है वो अव्यय भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, आप सभी को ध्यान रखना है कि हर एक शब्द, हर एक समास के अंदर प्रायेण इस प्रकार का है, मतलब 100% जरूरी नहीं है कि तत्पुरुष समास में भी हर जगह उत्तर पद की ही प्रधानता हो। ठीक है, जैसे चलिए एक बार मैं इसका भी आप लोगों को एक उदाहरण बस बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। तो एक और छोटा सा उदाहरण हमारे सामने आता है, मालाम अतिक्रांतः अतिमालः। ठीक है, मालाम अतिक्रांतः अतिमालः, इसका अर्थ क्या होगा, मालाम अर्थात माला का, अतिक्रांतः जिसने उल्लंघन कर दिया हो, वह पद क्या कहलाएगा, अतिमाला। अर्थात कहीं भगवान जी को चढ़ाने वाली माला रखी होगी, किसी ने उसको लांघ दिया होगा या किसी ने उसको अपवित्र कर दिया होगा, तो उसी के लिए शब्द आता है, जिसने माला का उल्लंघन कर दिया है वह कौन है, अतिमाला। तो इसमें भी क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मालाम अतिक्रांतः, माला का जिसने उल्लंघन कर दिया है, अतिमाला, तो यहाँ पर क्या है, पूर्व पद की प्रधानता देखने को मिलती है। तत्पुरुष समास तो यहाँ पर है लेकिन उत्तर पदार्थ प्रधान यहाँ पर नहीं है, पूर्व पद की प्रधानता होने से यहाँ पर तत्पुरुष कहला रहा है। इसीलिए आप सभी इनमें भी इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे कि सभी प्रायः करके ही अन्य पदार्थ प्रधान, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान इत्यादि होता है। कहीं कहीं पर इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये समास की छोटी सी भूमिका हमारी पूरी हुई। अब आप सभी आगे बताएंगे कि आप सभी को यहाँ तक का पाठ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताइए शीघ्रता से, उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। शीघ्रता से बताइए कमेंट में, आप सभी को पाठ समझ में आ रहा है या नहीं। नहीं आएगा तो फिर और आसान करेंगे ना। ठीक है, चलिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कक्षा के बाद रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा यूट्यूब पर डाल करके, तो आप उसको फिर से देख लीजिएगा। जो बिल्कुल प्रथम बार इसको पढ़ रहा होगा उसको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, दूसरी बार देखेंगे तो अवश्य क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग आज के विषय पर चलते हैं। आज हमें पढ़ना है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के जो मुख्य सूत्र हैं उसी को मैंने लिया है, और आप सभी ध्यान रखेंगे कि तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक है, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के इसके 6 भेद हो जाते हैं, और प्रथमा विभक्ति का भी इसका भेद होता है।
ठीक है, तो आइए एक एक करके इसमें द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष एक एक को देखेंगे और उसके अर्थों को समझेंगे और उसके उदाहरणों को भी समझेंगे। ठीक है, हमें सूत्र देखना है, उसका अर्थ देखना है, जो इसकी वृत्ति लिखी हुई है, और उसका जो उदाहरण होगा उसे समझना है ना। और एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हर एक चीज़ में से परीक्षा में प्रश्न आता है, सूत्रों में से भी आता है, वृत्ति में से भी आता है और उदाहरणों में से भी आता है। ठीक है, तो चलिए अब शीघ्रता से हम लोग अपने पाठ पर चलते हैं। तत्पुरुष समास। ठीक है, तो सबसे पहले समास के लिए एक नियम आता है जो हर एक समास में लागू होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, समर्थ पद विधि। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पद संबंधी यो विधि स समर्थ आश्रितो बोध्य, अर्थात पद संबंधी जो भी विधि विधान आप करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वह समर्थ पदों पर ही आश्रित होगी। ठीक है, मतलब पद संबंधी विधि हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, समास करने जा रहे हैं, क्योंकि समास में क्या है, पदों का ही आपस में योग हो रहा है। तो ये समास जो है ये पदों से संबंधित विधि कहलाएगी। तो ये क्या होगा ना, समर्थ पदों पर ही ये नियम लागू हो सकता है, मतलब समर्थ पदों पर ही ये समास आश्रित हो सकता है। ठीक है, समर्थ पद का मतलब क्या होगा, जो पद समास में समर्थ होंगे। जैसे मैंने आप सभी को बताया, अब समास हमें करना है तो समास दो पदों में होगा। ठीक है, अब जैसे राम पठति, अब कोई कहे कि हम इसी में समास करना चाहते हैं, तो ऐसे समास नहीं होता है ना। समास के लिए क्या होने चाहिए, समर्थ पद होने चाहिए, जिनका आपस में समास होने की संभावना हो, तभी समास हो सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पर कह रहे हैं कि समास के अंदर जो भी आप कार्य करेंगे तो वो समर्थ पदों के बीच में ही होगा। ये जो नियम है ये संधियों के बीच में भी लग सकता है कि संधियों में भी समर्थ वर्ण होने चाहिए आपस में, तभी संधि होगी। ठीक है, तो ये अधिकार सूत्र है, इसका नियम पूरी अष्टाध्यायी में चलता है। जो भी कार्य होगा वो समर्थ पदों के अंदर ही कार्य होगा। ठीक है, ये परिभाषा सूत्र है, ये परिभाषा सूत्र है। ठीक है, तो ये परिभाषा सूत्र की विशेषता ये होती है कि ये संपूर्ण अष्टाध्यायी में अपना कार्य करते हैं, इनका प्रभाव होता है। ठीक है, अब सूत्रों के भी देखिए अलग अलग प्रकार होते हैं, अभी मैं विस्तार से आप सभी को नहीं बताऊंगा। कुछ नियम सूत्र होते हैं जो नियमों का विधान करते हैं, कुछ अधिकार सूत्र होते हैं जिनका अधिकार कुछ कुछ समय तक चलता है। ठीक है, जैसे अगला वाला जो ये सूत्र है तत्पुरुषः, तो यहाँ से तत्पुरुष समास का अधिकार शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अधिकारोयम प्राग बहुव्रीहि है। ठीक है, तो आगे बहुव्रीहि समास का प्रकरण शुरू होगा। ये अष्टाध्यायी के सूत्रों का क्रम है, तो आगे के क्रम में बहुव्रीहि समास का प्रकरण शुरू होगा, उससे पहले तक क्या होगा, अधिकारोयम, है ना। तत्पुरुष समास का ही अधिकार है, प्राक बहुव्रीहि, बहुव्रीहि से पहले पहले। ठीक है, बहुव्रीहि से पहले तक तत्पुरुष समास ने बोला कि यहाँ तक मेरा अधिकार है, तो तत्पुरुष समास कैसा सूत्र हो जाएगा, अधिकार सूत्र हो जाएगा। तो जब भी आप लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते हैं, समास प्रकरण, संधि प्रकरण अथवा किसी भी प्रकरण को पढ़ेंगे, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें से विधि सूत्र है, कौन सा इसमें से नियम सूत्र है और कौन सा इसमें से अधिकार सूत्र है। इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब सूत्रों की व्याख्या मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है ना। हम लोग अपने समास के प्रकरण पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने बताया था कि द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के समास होते हैं तत्पुरुष समास के भेद में। ठीक है, तो सबसे पहला एक सूत्र आया हमारे पास, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि। तो इसमें कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के साथ कह रहे हैं कि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे इसका अर्थ हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसके उदाहरणों को देखेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि द्वितीय पद से क्या अर्थ है, द्वितीयांतम, अर्थात जो भी द्वितीयांत पद होंगे, मतलब ऐसे पद जिनके अंत में द्वितीय विभक्ति हमें दिखाई देती हो। तो जो द्वितीयांत पद होंगे, जो द्वितीय विभक्ति वाले जो पद होंगे,
उनको क्या करना है, उनका ये जो ऊपर शब्द है ना, श्रित, अतीत, है ना, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ, है ना, इन शब्दों के साथ किसी समर्थ पद का ही क्या होता है, आपस में समास होता है। ठीक है, दो बातें इसमें कही। एक तो जो पद है ना वो द्वितीयांत होना चाहिए। जो पहला वाला जो पद होगा वो कौन सा होगा, द्वितीयांत होगा। पूर्व पद जो होगा वो द्वितीयांत होगा और समर्थ शब्द होगा। और उसके साथ में ये श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इतने सारे शब्दों का द्वितीयांत शब्दों के साथ, द्वितीयांत समर्थ पदों के साथ में समास हो जाता है। ठीक है, यही इसका अर्थ है, यही द्वितीय तत्पुरुष है। अब आइए श्रित शब्द का उदाहरण देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कृष्णम श्रितः। श्रित पद का अर्थ क्या होता है, आश्रय लेना। ठीक है, तो कृष्णम श्रितः, कृष्णम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है, तो इसका तत्पुरुष समास होकर के क्या हो जाएगा, कृष्ण श्रितः, अर्थात कृष्ण को आश्रय लिया हुआ, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, है ना, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। ठीक है, जैसे द्रौपदी जी ने कृष्ण का आश्रय लिया था, है ना, इस प्रकार से आप सभी इसको देख सकते हैं। तो एक श्रित पद को आपने देख लिया। आगे दूसरा जो इसमें पद है वो है अतीत। अतीत का मतलब क्या हो जाता है, आगे इसमें देखते हैं, अरण्यम अतीतः, इसका उदाहरण है अरण्यम अतीतः। अरण्यम में क्या है, द्वितीय विभक्ति का ये रूप है अरण्यम। अरण्यम मतलब होता है वन, अतीतः मतलब उसको पार कर जाना, तो अरण्यातीतः, अरण्यम अतीतः, अरण्यातीतः, अर्थात जिसने वन को पार कर लिया है, ऐसा कोई। ठीक है, आगे तीसरा पद था इसमें पतित। पतित का मतलब क्या हो जाता है, गिर जाना, है ना, तो कूपम पतितः, कूप पतितः, है ना, कूपम पतितः, कूपम में क्या है, द्वितीय विभक्ति का रूप है ये, और पतितः इस पद के साथ में क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या मिल करके क्या बन जाएगा, कूप पतितः, अर्थात कुएं में गिरा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से आगे था गत शब्द। ठीक है, आगे है गत शब्द, तो गत शब्द का भी समास हो जाएगा ग्रामम गतः, अर्थात गांव गया हुआ, है ना, गतः मतलब चले जाना, तो जो गांव चला गया हो। आगे जो शब्द है वो प्राप्त और आपन्न है, तो प्राप्त मतलब भी प्राप्त करना और आपन्न मतलब भी प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, जिसने सुख को पा लिया हो। दुखम आपन्नः, जिसने दुख को प्राप्त किया हो। ठीक है, तो ये द्वितीय तत्पुरुष हमारा यहाँ पर खत्म होता है। ये सूत्र है, ये सूत्र की वृत्ति है, सरल भाषा में इसको लिखा गया है, और ये इसका उदाहरण है। एक एक चीज को आप लोगों को रट जाना है परीक्षा के लिए, है ना, इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ये उदाहरण इसमें से दे देगा कि ग्रामम गतः, ग्राम गतः, ये किस समास का उदाहरण है। ठीक है, अथवा पूछ देगा कि कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, ये किस समास का उदाहरण है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये द्वितीय समास है, ये तत्पुरुष समास के अंदर ही ये आती हैं चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तृतीया तत्पुरुष पर, है ना, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, तो आप सभी इसको अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये तृतीया तत्पुरुष की बात कर रहे हैं। अब इसमें ध्यानपूर्वक आप सभी को समझना है। इसके लिए सूत्र क्या है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, और ये सूत्र की संख्या है अष्टाध्यायी के अनुसार, दूसरा अध्याय, पहला पाद और 30वां सूत्र। सूत्र क्या है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो इसका अर्थ क्या कह रहे हैं कि तृतीयांतम, अर्थात तृतीयांत जो पद होगा इसका क्या होगा, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन च सहवा प्रागवत। ठीक है, तो इसके अर्थ को मैं आप सभी को बता देता हूं। इसमें क्या है, तृतीयांत कोई पद होगा। ठीक है, सबसे पहली शर्त क्या कह रहे हैं कि तृतीयांत कोई पद होना चाहिए। ठीक है, तो तृतीयांत पद यहाँ पर हो गया शंकुलया। शंकुलया कहते हैं सरोते को, एक कुछ काटने वाला होता है जिससे सुपारी वगैरह काटा जाता था पहले के समय में, अभी भी शायद काटा जाता होगा। तो शंकुलिया का मतलब सरोता होता है, उससे सुपारी काटी जाती है।
तो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तृतीयांतम, तृतीयांत कोई भी पद होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, शंकुलया, ठीक है, ये हमारे पास तृतीया विभक्ति का एक पद है। फिर आगे सूत्र में क्या कह रहे हैं कि तृतीयांतार्थकृत, है ना, अर्थात तृतीयांत जो पद है ना उसका जो अर्थ है वो आपको देखना है। तो शंकुल, है ना, तो शंकुल पद का जो अर्थ होगा, शंकुलया में जो पद है वो क्या है, शंकुल है। और शंकुल का अर्थ क्या होता है, इस पद का अर्थ क्या होता है, सरोता, है ना, सरोता इसका अर्थ होता है। अब सरोते से कृत, कृत का मतलब सरोते के द्वारा किया गया। तो सरोते से क्या करते हैं हम लोग, काटते पीटते हैं कुछ भी, है ना, सरोते से सुपारी को काटा जाता है। तो काटने का क्या कर रहा है, ये कृत कार्य कर रहा है। तो इसी कार्य के गुण वचने ना, इसी कार्य का जो इसका गुण है ना, इस कार्य का जो इसका गुण है, इसी को बताने वाला कोई होना चाहिए पद। इसी के साथ में इसका, इसी अर्थ के साथ में इसका क्या होता है ना, समास होता है। तो फिर से एक बार इसको समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले कहा कि आपके पास तृतीया विभक्ति का कोई पद हो, तो हमारे पास है शंकुलया। तो इसमें कह रहे हैं कि इस पद का अर्थ क्या है, आप उसे देख लो। तो शंकुलया में शंकुल पद है, शंकुल का अर्थ होता है सरोता। सरोते का अर्थ क्या हो गया, सरोते के द्वारा किया गया, है ना, इसका जो अर्थ है वो है सरोता। सरोते से कृत अर्थात सरोते से किया गया। सरोते से क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। तो काटने का जो कार्य है इस गुण को बताने वाला होना चाहिए दूसरा पद, ठीक है। उसी के साथ में सह कहा ना, मतलब दूसरा जो पद है वो कैसा होना चाहिए, तो उसी के गुण को बताने वाला होना चाहिए। तो खंडः जो पद है यहाँ पर, ये क्या है, सरोता जो काटने का कार्य करता है। तो यही काटने के लिए एक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, शंकुलया खंडः, अर्थात शंकुल के द्वारा काटा गया, ठीक है, शंकुल के द्वारा काटा गया, ठीक है। सुपारी का जो टुकड़ा करते हैं तो खंड खंड हो जाता है, तो शंकुल के द्वारा जिसको खंडित किया गया है, सरोते के द्वारा जिसको काटा गया है, वो क्या हो जाएगा, शंकुला खंड, ठीक है। यहाँ पर कु है, शंकुला खंड, शंकुला खंड, शंकुला यहाँ पर मूल पद है, आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा जटिल है इसका अर्थ, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखेंगे तृतीयांत कोई पद होना चाहिए। तृतीयांत पद है हमारे पास शंकुलया। शंकुलया में जो मूल पद है वो क्या है, शंकुला। तो कह रहे हैं कि शंकुला का अर्थ क्या होता है, सरोता। सरोते से आप क्या करते हैं, काटते हैं। तो काटने के गुण का ही कोई वाचक शब्द होना चाहिए आपके उत्तर पद में। तो काटने का ही गुण यहाँ पर दिख रहा है हमें, खंड, अर्थात खंडित कर देना, काट देना। किसको काट रहे हैं यहाँ पर, सुपारी को काट रहे हैं, सुपारी को खंड खंड कर रहे हैं। तो शंकुला के द्वारा जिसको खंड खंड किया गया है, ऐसी जो सुपारी है ना उसको क्या कहेंगे, संकुला खंड, ठीक है। यही इसका सामान्य सा अर्थ है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप रिकॉर्डिंग को देखिएगा एक बार, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे काफ़ी बार समझा दिया मैंने, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक अर्थेन पद भी था। तो अर्थेन का अलग प्रकार से इसका समास किया जाता है। इसका समास इस प्रकार से लिखा गया है, धान्येन अर्थ धान्यार्थ, अर्थात जिसका धान्य से प्रयोजन हो, जिसका अन्न इत्यादि से जिसका प्रयोजन हो, उसके लिए कहेंगे धान्यार्थ, ठीक है। इसमें भी क्या है, तृतीयांत है पद, ये धान्येन, तृतीयांत पद का अर्थ, इसके साथ में क्या है, समास होकर के धान्यार्थ, धान्य से जिसका प्रयोजन है उसको क्या कहेंगे, धान्यार्थ, ठीक है। धान्य का मतलब अन्न इत्यादि होता है, अनाज होता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है ना, जब भी आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में किसी प्रकरण को पढ़ते हैं तो बीच बीच में ये कुछ कुछ शंकाएं करते हैं और उसका समाधान भी करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या कर रहे हैं, इसमें इन्होंने कहा कि ये तत्कृत, उसके द्वारा किया हुआ, ऐसा क्यों कहा आपने, है ना, उसके द्वारा किया हुआ, तृतीयांत जो शब्द है उसके द्वारा किया हुआ, ऐसा आपने क्यों कहा। तो इसको
इसके समाधान के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम तत्कृत उसके द्वारा किया गया ऐसा नहीं कहते तो ये जो अक्षणा काणा है ना, इसमें भी समास हो जाता। अक्षणा काणा का मतलब क्या है? आंख से काना, है ना, आंख से काना। तो अब बताइए, क्या किसी काणे व्यक्ति की आंख स्वयं को काना बना सकती है? जिसकी आंख स्वयं को ही काना बनाने लगे, क्या आपने कभी ऐसी आंख को देखा है किसी ऐसे व्यक्ति को? तो ऐसा कभी नहीं होता ना, आंख कोई भी कार्य नहीं करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें कहा कि हमने तत्कृत कहा। तत्कृत का मतलब क्या हो गया? शंकुला के द्वारा जिसको खंडित किया गया, शंकुला के द्वारा कार्य होना चाहिए, तभी जाकर के समास होगा। तो यहाँ पर क्या है? अक्षणा काणः, आंख से काना है, ये तो उसके कोई अंगों में विकार दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि आंख ने खुद ही खुद को काना कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास नहीं होगा, ये अक्षणा काणः अक्षणा काणा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था? शंकुलया खंडः शंकुला खंडः पद बन जाता है, ठीक है। यहाँ ये पद बन सकता है, लेकिन ये वाला पद जो है वो समास के रूप में नहीं बनेगा, ठीक है।